नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मौर्य है और मैं एक बोन कैंसर सर्वाइवर हूँ जिसे इविंग सरकोमा के नाम से जाना जाता है। जो आपकी फ्रेंड थी, मैं उनका नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जानना चाहूँगा क्या वो भी आपको पसंद करते थे? मुझे याद है। कब पकड़े गए आप? कब पकड़े गए और कैसे पकड़े गए? पकड़े तो मतलब चोरी तो पकड़ी ही जाती है एक न एक दिन। हाँ। तो लखनऊ गए थे तो वहाँ पे MRI CT स्कैन वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे कॉस्ट आया था और वहीं पे हमें पता चला कि हमें कैंसर हुआ है। मतलब मैं रो रहा हूँ, मेरे सामने मेरे पिताजी वो भी नहीं रोक पा रहे अपने आंसू, वो भी रोए जा रहे हैं। ये तो अगर चोट लगती है तो दर्द होता है, लेकिन जब ये नाम सुनते हैं ना तो सर के आसपास ऐसा लगता है कि कोई बम ठुकता है। हाँ। और वो तकलीफ की वजह से अगर उनका कोई बच्चा रोता है तो वो माँ बाप नहीं, उन माँ बाप के दिल रोते हैं। ये मैंने महसूस किया है। मैंने 1 महीने पहले मुंबई में एक कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, जहाँ पे मैं सेकेंड प्लेस मेरे को मिली थी, तो ये काफ़ी खुशी का समय था। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कैंसर की कहानी कैंसर फाइटर की जुबानी सुनने के लिए हम आ चुके हैं मोहम्मदाबाद। कैंसर फाइटर है जिसका नाम विकास मौर्य है। हमारी यह यात्रा आजमगढ़ और मऊ जनपद के बीच होने वाली है और इस बीच में एक छोटा सा मार्केट पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मदाबाद। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस समय मऊ जनपद में। भिखारीपुर बड़ौरा एक स्थान है जो मऊ में पड़ता है और वहाँ पर कैंसर सर्वाइवर विकास कुमार मौर्य जी का हम एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। इस दौरान हम पहुँचे हैं इस गाँव में और इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी हमें कि इस गाँव में आने पर लोग इनको बड़े अच्छे से जानते हैं। हमारे संगठन के लिए ये है कि आगे चलकर लोगों को अवेयर करने के लिए आप आ रहे हैं और सबको अपने बारे में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगठन में आपका स्वागत है। त्रिभुवन सेवा कैंसर ट्रस्ट द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है लोगों को अवेयरनेस की और साथ ही साथ कैंसर सर्वाइवर्स को इकट्ठा करने की, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे संगठन में जुड़ें और इस मुहिम में आप सभी लोग शामिल हों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विकास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विकास जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मौर्य है। मैं भिखारीपुर मऊ जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं एक बोन कैंसर सर्वाइवर हूँ जिसे इविंग सरकोमा के नाम से जाना जाता है। विकास जी, आपने जो आपकी लाइफ है वो आज तो मज़े में कट रही है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको बीमारी नहीं हुई तो आप उस समय कितने साल के थे और उस समय किस क्लास में पढ़ते थे? उससे पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा सा। राहुल सर की वजह से मैं आज कुछ हमें अपनी जर्नी व्याख्या करने को मिल रही है, जर्नी शेयर करने को मिल रहा है। सो मैं गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। सर्वाइवर मतलब जो कैंसर की बीमारी, कैसे जैसे जानलेवा बीमारी को मात दे दिया है, तो मैं सर्वाइवर हूँ और मुझे बोन कैंसर हुआ था जिसे इविंग सरकोमा के नाम से जानते हैं। कि विकास जी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर जब आपको ये बीमारी हुई, वो उस समय आप कितने वर्ष के थे और उससे पहले की लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा सा? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं ये सन 2016 की बात है, जब मात्र मैं 14 साल का था। तो मैं भी अपनी लाइफ इसी स्कूल में, जिस स्कूल में ये वीडियो शूट हो रहा है, इसी स्कूल में पढ़ता था और मैं उसमें 7वीं क्लास में था। मैं भी, मेरे खूब सारे दोस्त थे, मैं भी हंसता था, खेलता था और मैं बहुत शरारती बच्चा था। मैं उसमें बाइक, साइकिल ये सब चलाता था, मतलब बहुत कुछ करता था उस समय। उस समय मुझे मेरे पैर में घुटने के पास मुझे स्वेलिंग हुई थी, थोड़ा सा सूजन हुआ था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं कहीं चोट वोट लग गई होगी, तो मैं इसे लाइट ले लिया। फिर उसके बाद जब ये स्वेलिंग थोड़ा और ज़्यादा होने लगा, दर्द बढ़ गया, तो मैं सोचा पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि सारी चीज़ें मैं मम्मी से ही शेयर करता था। तो मम्मी से बताया तो मम्मी को भी लगा कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने भी थोड़ा लाइट लिया था। तो फिर हम लोग ऐसे लोकल मेडिकल स्टोर पे गए थे। जनरली गांव में तो यही होता है, कुछ भी होता है तो जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहीं पे जाते हैं, तो हम लोग वहीं पे गए थे। तो वहाँ पे कुछ रिस्पांस नहीं मिला, उसे लगा कि कुछ फोड़ा वगैरह ऐसा कुछ होगा, उसने दवा दे दिया था। तो हमने वो दवा 1 हफ्ते तक खाया था और दर्द तो रुक ही नहीं रहा था, स्वेलिंग और बढ़ती जा रही थी। तो अब वो सिचुएशन आ गया था कि अब समझ में नहीं आ रहा
क्या किया जाए, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने जिले के अस्पताल पे गए। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन से एक ब्लड निकाला यहाँ से, लाइक देखने के लिए कि ये कुछ फोड़ा टाइप का है कि क्या है। तो उन्होंने देखा तो ब्लड जो था वो बिल्कुल फ्रेश था मेरा। तो उन्होंने ये बोला कि अभी तो हम डायग्नोसिस का तो पता नहीं चल रहा है क्या है, बट जो भी है मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आप अपने लखनऊ या बनारस जा सकते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो हम लोग लखनऊ गए, KGMU हॉस्पिटल है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने तो देखा तो उसने एक्सरे MRI वगैरह सब लिख दिया था। फिर 1 हफ्ते में ही उसका रिजल्ट आ गया। विकास जी, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप पढ़ाई करते थे काफ़ी जो एक बचपना होता है, बचपनों में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हर किसी को प्रेरित करती हैं, अच्छा लगता है। तो जो ऐसा फनी मोमेंट हो आपके लाइफ का, जो ट्रीटमेंट से पहले, तो ट्रीटमेंट जो एक बुरे वक्त की शुरुआत तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जब हम लोग यहाँ पर लोकल एरिया में ट्रीटमेंट लेते हुए एक बड़े शहर लखनऊ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले की जो लाइफ थी आपकी, जो आपने ट्रीटमेंट लिया, उससे पहले जो कोई ऐसी फनी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? फनी मोमेंट तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वो बचपना ही होता है जिसमें हम अपनी मेमोरी बनाते हैं, और इवन उसे हम काफ़ी मिस करते हैं, याद भी करते हैं। तो जब मैं 7वीं क्लास में था, मतलब बहुत चंचल था, स्कूल भी मेरा था तो थोड़ा रौब धौप था एकदम कि हाँ मेरा ही स्कूल है। थोड़ा मैं डॉन टाइप का रहता था क्लास में। तो काफ़ी सारे इवन उस समय हमारी गर्लफ्रेंड भी थी। अच्छा। तो दोस्त वगैरह भी थे, काफ़ी खेलते वगैरह थे। तो लाइफ मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब मैं बता ही नहीं सकता। अभी मैं उसे याद करके इतना खुश हो रहा हूँ, उस बचपना को, जो कि आपकी वजह से मैं याद करना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है उसे, वो बचपना याद करके। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था वो मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी। आपने बचपने में किसी को बहुत ठोका भी है क्या? उस टाइम किसी बच्चे को पकड़ के खूब? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं रहा है, क्योंकि झगड़ा हम लोग काफ़ी कम करते थे, क्योंकि हम लोगों का दोस्त जो फ्रेंड सर्कल था काफ़ी अच्छे थे। तो ऐसा तो नहीं था, बट थोड़ा मस्ती ज़्यादा करते थे। जो आपकी फ्रेंड थी, मैं उनका नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जानना चाहूँगा क्या वो भी आपको पसंद करते थे? हाँ, वैसे अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी कौन नहीं पसंद करता। वैसे विकास जी, हम लोग बहुत अच्छी बात आपने बताई। ऐसा कोई फनी मोमेंट जिसमें आपने पापा या मम्मी से मार खाई हो? मैं छोटा था तो चोरी बहुत करता था। चोरी मतलब पापा का पैसे चुरा लेता था गट्टा खाने के लिए, लाइक मिठाई खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उस समय मुझे याद है। कब पकड़े गए? कब पकड़े गए और कैसे पकड़े गए? पकड़ा तो मतलब चोरी तो पकड़ी ही जाती है एक न एक दिन। हाँ। तो पापा का पैसे कम पड़ गए थे। अच्छा। तो पता लग ही गया कि मैं ही ले गया हूँ, तो काफी डांट पड़ी थी, इवन मार भी पड़ी थी। कितना चुराया था उस समय? शायद मैं 50 रुपए का, जो कि 50 रुपए उस समय बहुत होता था, क्योंकि हम लोग पॉकेट मनी के तौर पे 25 पैसे नहीं याद है कि हाँ, मतलब नहीं 50 पैसे ही चलता था उस समय। अच्छा, 50 पैसे चलते, अब तो 50 पैसे चलते नहीं है गाँव में। 50 रुपए समझ सकते हैं। तो इस पर तो चोरी पकड़ी गई। 50 पैसे के मूल्यांकन क्या है? 50 पैसे में लगभग 16 चॉकलेट छोटी वाली मिल जाती थी, अब वो नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, 50 पैसे में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, चलता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए आपने मार खाई थी? मार खाया था उस समय। पापा ज्यादा मारे थे थोड़ा बहुत? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चोरी किया था तो वो तो पढ़नी ही है। सही बात है। ये अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, फिर से पुनः हमें पता चलता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो रही है, तो हमें ये आभास नहीं हो पाता या हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती, हमें जाना कहाँ चाहिए। हमें एक छोटे सेंटर से भटकते भटकते बड़े सेंटर तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय चला जाता है। सही बात है। तो ये जो समय है, ये हमने भी व्यतीत किया है अपने जीवन में। हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हमें दौड़ना ना पड़े जगह जगह। कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस ऐसे सेंटर पे पहुंचे जहाँ पे हमारा उसका संपूर्ण निदान हो सके, आगे की यात्रा का या फिर घर की यात्रा का। तो हमें ऐसी समस्याएं ना झेलनी पड़ी, जैसा कि आप वो यहाँ से वहाँ तक की जो यात्रा थी वो तक काफ़ी जैसा कि आपने अभी बताया, वो सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जब मुझे ये पीड़ा स्टार्ट हुआ था तो हमने 10 दिन किसी इस मेडिकल स्टोर पे, तो फला आदमी बोलते थे नहीं यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। वहाँ पे फलाने का लड़का था तो उसका सही हो गया था। तो कुछ दिन हम वहाँ पे चले गए थे। फिर ऐसे 2-3 जगह हम लोग घूमे पड़े थे, क्योंकि पता तो लग नहीं रहा था क्या। फिर हम जिला अस्पताल लग गए तो वहाँ पे भी कुछ नहीं पता चला। तो अंततः लास्ट में हम लखनऊ गए थे KGMU, जो कि हमें बहुत पहले वहाँ पे चले जाना चाहिए था। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया, जहाँ पे MRI CT स्कैन वगैरह कराया गया था, जो कि अपने जिला स्तरीय पे ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें वहीं पे जाना पड़ता, वहीं पे ये सब चीज़ें हुई थी।
तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक मतलब ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, लाइक कि मतलब वो हार्ट स्टॉपिंग वर्ड था, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उसे शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर वो कहें तो हाँ। लोग सोचेंगे कि हम लोग उनको ऐसे कर रहे हैं। हालांकि हाँ, बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि हम इसमें हारने वाले हैं, लेकिन जब आप तन मन धन से लड़ाई लड़ते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको जीत हासिल कराते हैं। विकास जी ने काफ़ी ज़्यादातर अपनी इस लड़ाई को अपने दिल से, अपने परिवार के साथ, हर किसी के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी है। यहाँ से मुंबई या फिर लखनऊ जाने तक की यात्रा में पैसे खर्च हुए होंगे, वैसे तो हाँ। वो कैसे मैनेज हुआ हो आपके परिवार से? मेरे पिताजी एक किसान थे, सो आप उस समय तो खैर ज़्यादा आमदनी थी नहीं हमारी, फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग भी नहीं थे, उतना कमज़ोर भी नहीं थे, मतलब लाइफ चल रही थी। फिर हम लोग 2-3 जगह गए तो उतना खर्चा नहीं हुआ था, बट कम ही हुआ था अभी, क्योंकि लोकल शॉप पे ज़्यादा होता नहीं है। जब हम लखनऊ गए थे वहाँ पे MRI CT स्कैन वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे कॉस्ट आया था और वहीं पे हमें पता चला कि हमें कैंसर हुआ है। विकास जी, जब आपको कैंसर के बारे में पता चला और सबसे पहली बार जब आपको पता चला तो उस समय आपका क्या रिएक्ट था और आप कैसे सोच रहे थे उसके बारे में? हाँ, जब भी मैं तो साइड में ही था, डॉक्टर थे और मेरे बड़े भैया थे, जहाँ तक मुझे मेरे पापा भी वहीं पे थे, तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ कैंसर उनसर का। तो मुझे इतना तो पता लग रहा था कि मतलब मैं साथ में पढ़ता था, मतलब इतना पता था कि हाँ मतलब ये मेरे बारे में डिस्कस करें कैंसर, लाइक मुझे कैंसर हुआ। मतलब उस समय मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैंसर मुझे कैसे हो गया। ये तो मैं फिल्मों में सुना था, लाइक एक एड में आता था, तो उसी से मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मुझे कैंसर हुआ है। जैसे कभी कभी वीडियो में आता है कि पान गुटखा खाने से हो सकता है कैंसर, धूम्रपान से बचे रहे, लेकिन कौन बचता है? एग्जैक्टली, मैं वहीं पे सुना था ये सब चीजें, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कैंसर मुझे हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो तकलीफ झेलता है, जैसे मैं सर्वाइवर हूँ और भाई साहब भी हमारे सर्वाइवर हैं, तो वो समय जो तकलीफ झेलता है उसे तकलीफ नहीं होती, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होती है जो उसके परिवार वाले होते हैं। माँ बाप सबसे ज्यादा दुखित होते हैं। मुझे भी याद है कि वो पल जब मेरे लिए मेरा पूरा परिवार रोया था और मैं कैसे गया। मैं अपनी लाइफ के बारे में बाद में शेयर करूंगा, जब तक मैं 100 लोगों के लाइफ के बारे में शेयर नहीं कर देता। तो आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे सर्वाइवर हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी इस लाइफ जो है हमारे जो नए कैंसर पेशेंट और सर्वाइवर आने वाले हैं उनके लिए शेयर करेंगे, ताकि हम वो चीज़ें एक बार छोड़ कर जाएं कि कैंसर ठीक होता। हमारे समाज में आज भी यह मानते हैं लोग कि कैंसर नहीं ठीक होता है। हाँ। हालांकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में रेस तो सभी दौड़ते हैं, मगर रेस वही जीतता है जो मेहनत करता है। कभी कभी हम लोग विफल भी होते हैं, बट पूरी मेहनत के साथ। तो ये कहा जा सकता है कि हम बैड लकी नहीं, हाँ हमारा एक कुछ कमियां होती हैं जो हम लोग उसे सुधार नहीं पाते हैं। लोग अक्सर करके इस पे ब्लेम देते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का यह फल था जो इस कर्म में हमें मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। बीमारियां एक छोटे से रूप में आती हैं और वो हमें लेकर, हमारे अपनों को लेकर चली जाती है। कष्ट होता है, लेकिन हम विकास जी, हमारी लाइफ, हम लोग की लाइफ नॉर्मल चलती है। समाज को यह बताना है कि कैंसर का इलाज है, इसलिए यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं और पूरी शेयर करेंगे और आप भी शेयर करिएगा, ताकि हम ये समाज तक पहुंच सके कि कैंसर सर्वाइवर मिलकर समाज को बेहतर जीवन देने के लिए समर्पित हैं। और जो पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उनसे निवेदन करते हैं वो बंद करें, क्योंकि इन्हीं कारणों से बीमारी होती है। पहले हो सकती है था, लेकिन वर्तमान समय में होती है। हम लोग क्यों विकास जी, लोग कहते हैं कि हम लोग को कैंसर हो गया। आप तो पान गुटखा नहीं खाते थे, नहीं। इस पे आपका क्या राय? राय तो यही, मैं 7वीं क्लास में था, मतलब मैं तो कभी इसका सेवन ही नहीं किया था, बट हो गया। गांव में लोगों को ये रहता है, उन लोगों का माइंड सेट रहता है कि अरे नशा किया होगा, ये क्या होगा, तभी हो गया। बट उस सिचुएशन में ऐसा नहीं था। तो ये जो होता है, ये जो हमारा चाइल्डहुड कैंसर था, ये मोस्टली धूम्रपान या ये सब करने की वजह से नहीं होता है। बट जो एडल्ट वाले कैंसर होते हैं, मोस्टली केसेस ये देखा गया है कि वो सब चीज़ें मतलब उससे सेवन करने से ही होता है। ये बच्चों का कैंसर खास करके ये माना जाता है कि जो 20% में आता है, 40% महिलाओं का कैंसर जो सर्वाइकल, ब्रेस्ट और अगर वगैरह है, और जो 40% पान गुटखा बीड़ी सिगरेट के खाने की वजह से होते हैं, ये टाटा ने शायद साबित किया है। और हम लोग 20% के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे खास बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर कोई इस बीमारी को, जैसे एक होता है ना कि हम
किसी भी तरीके से इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हम मान ही नहीं सकते कि पान गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, हम मान ही नहीं सकते कि ये खाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन कब मानते हैं? जब वो लोग पान गुटखा खाते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे सर्वाइवर्स होते हैं, मैं उनकी भी लाइफ शेयर करूंगा जल्दी, हमारे इस चैनल पे आएगा, कि खाने की वजह से हुआ है। सरकार बंद नहीं करती है, सरकार की कमियां हैं, हम खाते हैं, हमारी कमियां हैं। तो आखिर दोष किसका है, ये बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, आगे की जो लाइफ रही है, आपने लखनऊ से मुंबई जाने का और वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट कैसे कराया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो डॉक्टर तो बोल दिए इसको कैंसर है, उसके साथ डॉक्टर ने कुछ और भी बोला। उन्होंने बोला कि इसका 1 हफ्ते के अंदर हमें सर्जरी करना पड़ेगा, जिसमें इसका हमें लेग निकालना पड़ेगा। वाओ, बहुत ही कष्ट की बात होती है, हमारा एक पैर चला जाए। कल्पना करके ही बहुत तकलीफ होता है। एक धक से आवाज आती है कि यस सर, हाँ धक से तो आती ही है, मतलब क्यों नहीं आएगी। अब सारा जिंदगी तो इन्हीं पैरों पे है, पैर ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे क्या होगा। तो हमारे मम्मी पापा, इवन सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, काफ़ी लोग चिंतित हो गए कि इस उम्र में इस लड़के ने अभी अपनी ज़िंदगी जिया भी नहीं है और ऐसा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो मेरे भैया थे, वो KGMU में ही थे, तो उन्होंने डॉक्टर से राय लिया कि मतलब ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ हम इन्हें लेके जाएं और इनका पैर बच जाए, भले देश विदेश कहीं भी हो, हमें हमारे बच्चे का पैर सुरक्षित चाहिए, उसे हमें बचाने के लिए कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप विदेश जाएंगे कोई मतलब नहीं है, आप अगर इसका कहीं कुछ हो सकता है तो एक हॉस्पिटल है मुंबई में, जो कि ये वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अगर आप वहाँ जाते हैं तो शायद कुछ हो सके। तो फिर हम लोग उसी रात को हम लोग वहाँ से निकल गए थे। इवन मेरे मम्मी पापा ये चाहते थे कि मतलब इसको कुछ पता ना लगे कि इसे कैंसर हुआ है, ऐसा, क्योंकि इसे वो टेंस्ड हो जाएगा ये। तो बट मैं तो उस समय मुझे तो पता ही था, मतलब ये नहीं पता था मुझे कि ये इतना भयानक दर्दनाक बीमारी है। इवन मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि मेरा पैर निकालने की बात होती है या कुछ, तो मुझे बाद में पता चला सारी चीज़ें। तो हम लोग उसी आपने कभी पूछा नहीं इसके बारे में कि हम लोग घर से लखनऊ से फिर मुंबई की यात्रा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मतलब इतना तो मुझे पता था कि मुझे कुछ हुआ है, लाइक तो लखनऊ आया तभी पता चला कैंसर है, बट उतना मुझे पता नहीं लग पा रहा था, मतलब ये कैसी बीमारी कैसी है, ये नहीं पता था ये जानलेवा बीमारी है, जान तक चली जा सकती है इसमें, ये सब मुझे नहीं पता था। जैसे अब वो हम लोग मुंबई जाने लगे तो मम्मी बोली लाइक कि हाँ वहाँ पे मतलब फुल ओपनली नहीं बताया उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पे जा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे तरह जो पैर है ये ठीक हो। मुझे पता भी नहीं था कि मतलब कैंसर की वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं, लाइक इतना वो सिचुएशन आ गया कि यहाँ पैर निकालने की बात चल रही है, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को वहाँ पे कैसे मदद मिली, क्योंकि यहाँ से लखनऊ से फिर आगे की यात्रा में काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं। हाँ, उसके बारे में और वहाँ के ट्रीटमेंट के और सहयोग के बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। तो उसी ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं रहा था। हमें याद है कि मेरे साथ मम्मी पापा थे और जो एक मेरे चाचा थे, वो भी बोले नहीं इसके साथ मैं भी जाऊँगा, मैं भी इसका इलाज कराऊँगा, आप दोनों लोग नहीं कर पाओ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा उतने शिक्षित नहीं है। मतलब ये कहना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बट वो हमेशा गांव में रहे हैं, शहर का उतने बड़े शहर में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, वो कैसे इलाज करेंगे, इसलिए चाचा मेरे साथ चलने के लिए रेडी हुए थे। इवन वो बोले कि नहीं मैं खुद चलूंगा इनके साथ, उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। ये तो सही बात है। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। ईश्वर हर किसी इंसान को विवेक देते हैं कि जब भी आपके समक्ष वो कठिनाइयाँ आए तो आप उसे झेलने के लिए संबल भगवान देता है, ये सत्य है। और हाँ। जब किसी पे पड़ती है तो वो उसके अंदर उतनी विल पावर आ जाती है। हमें अक्सर करके दिमाग में आता है कि ये बीमारी जब होती है तो हमें ये क्यों, हमारे परिवार को या हमारे बच्चे को क्यों, तो ये उन्हीं को मिलती है जो इससे लड़ सकते हैं, जिसके अंदर इतनी क्षमता होती है। तो ये कहा जा सकता है, इस जो इन्होंने कहा है। तो इस दौरान जो यात्रा जो थी आपकी बहुत कठिनाई भरी, और उसके मतलब बाद हम बता ही नहीं सकते कितना, मतलब आप समझ सकते हैं कि उस दिन टिकट नहीं मिला था। हम लोग बाथरूम जो था वहाँ पे रात गुजारी, मतलब बाथरूम के पास जस्ट, मतलब कभी सोचे भी नहीं थे हम लोगों का कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि बाथरूम के पास ऐसे चादर बिछा के, ठंडी का समय था, हम लोग फिर जा रहे हैं वहाँ पे। तो
शाम तो कट गई, रात तो कट गई, सुबह तक चाचा जी कैसे भी कन्विंस किए कि हाँ ऐसी बीमार ऐसी दिक्कत उसको आप एक सीट दे दीजिए। तो हम लोग समहाउ मतलब मुंबई पहुंच गए। तो मुंबई पहुंचे तो सबसे शुक्रगुजार तो मैं मौसी का हूँ, क्योंकि हमारी एक वहाँ पे रहने का ठहरने का कुछ था, मौसी थी हमारी, तो रात तो वहाँ गुजार ली। फिर सुबह हम लोग जल्दी आ गए थे यहाँ पे। तो वही डॉक्टर वहाँ पे जैसे ही मैं गया हॉस्पिटल में एंटर किया, मतलब देख रहा हूँ मतलब इतने सारे पेशेंट, मतलब मेरे रूह काँप गई। तो लाइक कि मतलब किसी का यहाँ पे सर्जरी हुआ है, जिसे कैंसर था, गले का कैंसर था, प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, किसी का पैर नहीं था वहाँ पे। मतलब मैं पूरा डर गया था, मतलब ये मैं कहाँ आ गया। तो पुरानी रिपोर्ट ने डॉक्टर ने देखा लखनऊ की, उन्होंने फिर से जाँच लिखा, बायोप्सी लिखा, जिसमें बायोप्सी क्या होता है कि जो आपको बीमारी रहती है वहाँ का थोड़ा सा वो हिस्सा काटते हैं, उसे फिर लैब में भेजते हैं ताकि उसे पता लग जाता है कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या। तो वो जब हुआ तो मुझे काफ़ी पेन हुआ, क्योंकि उस जगह से थोड़ा सा भाग उसका काटा गया और उस समय मतलब लाइक मेडिसिन भी नहीं मिल पाई थी मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था। मैं रो रहा हूँ, मेरे सामने मेरे पिताजी वो भी नहीं रोक पा रहे अपने आंसू, वो भी रोए जा रहे हैं। ये तो अगर चोट लगती है तो दर्द होता है, लेकिन जब ये नाम सुनते हैं ना तो सर के आसपास ऐसा लगता है कि कोई बम फूटता है। हाँ। और वो तकलीफ की वजह से अगर उनका कोई बच्चा रोता है तो वो माँ बाप नहीं, उन माँ बाप के दिल रोते हैं। ये मैं खुद मतलब मैं सोचा पापा पहली बार रो रहे हैं, मतलब वो समय कितना खराब था मैं शायद बता भी नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, इसका पैर निकालना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। वाह, तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ लखनऊ में लोग कह रहे हैं कि पैर ही निकाल दो, और आने वाले जब बड़े सेंटर पहुंचते डॉक्टर कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करके हम पैर बचा लेंगे और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। जो आप देख सकते हैं वर्तमान समय में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको यहाँ पे 1 साल तक रुकना पड़ेगा, जिसमें से हम 8 केमोथेरेपी देंगे और 1 सर्जरी देंगे। सर्जरी में हम ये करेंगे कि जो आपका जो पार्ट्स ख़राब हो गया है उसे हम रिप्लेस कर देंगे, आर्टिफिशियल रॉड डाल देंगे वहाँ पे, तो हो जाएगा। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी पैसों की, क्योंकि उस समय याद है हम लोगों का टोटल लगभग 50,000 तक रुपए ख़त्म हो गया था, आने जाने टेस्ट वगैरह कराने में इतना ख़त्म हो गया था। यानी अगर आम इंसान की बात की जाए तो आम इंसान के कमाई का एक जो लगभग 46,000 सालाना इनकम होती है ग्रामीण क्षेत्र में, 40-50 हजार तक, वो 1 साल की पूरी इनकम चली गई थी केवल गांव से शहर लखनऊ तक जांच कराने, और इलाज भी शुरू नहीं हुआ था, पूरा पैसा समाप्त हो चुका था। और आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सबसे डिफिकल्ट वाली चीजें उनके गार्जियन के लिए आ चुकी थी। उसके बारे में आप तो अब तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बन गया था। ट्रीटमेंट का कॉस्ट था 3,60,000 रुपये। 3,60,000 जो है वो एक गरीब परिवार कहाँ से लाएगा? तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो 3,60,000 आएंगे कहाँ। फिर वहाँ पे कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पे कुछ NGO हैं, कुछ ट्रस्ट हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना, तो वहाँ पे हम लोग NGO सोशल वर्कर से मिले, तो वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा चला। तो ये हुआ चलिए ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो 1 केमो का कुछ पैसे मतलब आ गए थे, तो हमारा ट्रीटमेंट यहीं से स्टार्ट हो गया था। ट्रीटमेंट का पैसे तो NGO से, गवर्नमेंट से मिल रहा था, सहयोग मिलना शुरू हो गया और ट्रीटमेंट कम्प्लीटली उन्होंने कराया। और तो जब मुझे पहला केमो लगा था तो मेरे बाल तो मतलब चले गए, ऑलमोस्ट चले गए थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मतलब वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया था, फीवर रहता था हमेशा, कुछ खाने को मन नहीं करता था, मुंह एकदम फीका फीका हो गया था, मतलब कुछ खाने का टेस्ट भी नहीं आता था। मतलब मैं वो बता नहीं सकता हूँ वो कितना पेनफुल समय था मेरे लिए। मतलब सर के बाल चले गए, इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मतलब मैं वो बता नहीं सकता हूँ। तो 1 केमो लग गया। फिर जब दूसरा केमो लगा तो उस समय उतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरी बॉडी थोड़ा यूज्ड टू हो गया था केमो से। 1 केमो लगा, फिर दूसरा लगा, फिर ऐसे तीसरा लगा, फिर चौथा लगा, अब 4 केमो लग गए। उसके बाद मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी में ये था कि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि वो इम्प्लांट डालेंगे, और 4 केमो उन्होंने इसलिए दिया था कि जो मेरी बीमारी है उस पर थोड़ा कंट्रोल पाया जा सके, और जो जहाँ मुझे बीमारी थी, स्वेलिंग था, वो काफ़ी ज़्यादा था। तो केमो से उन्होंने ये किया कि उस स्वेलिंग को कम कर दिया, और जो मुझे दर्द होता था, जो कि केमो के पहले मैं असहनीय पीड़ा होता था मुझे, जो कि मैं सहन नहीं कर सकता था, केमो जब से लगना स्टार्ट हुआ मेरा दर्द कम हो गया था, स्वेलिंग कम हो गई थी। तो उन्होंने ऑपरेशन का डेट मुझे मिला, और डेट अभी भी याद है, कुछ 18 मई का मिला था। तो उसमें मेरा
जब सर्जरी होने को गया तो उन्होंने लाइक सिग्नेचर वगैरह भी कराया था, लाइक कि अगर ऑपरेशन के टाइम, इवन मैंने सुना भी था अगर नस वगैरह कट जाती है तो पैर निकालने पड़ते हैं। तो उसमें मेरे पिताजी मतलब जब सिग्नेचर करना था तो काफ़ी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए थे, मतलब रोने टाइप का हो गए थे कि क्या होगा। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में गया और याद है कि मतलब मम्मी पापा जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, गॉड हे भगवान सब कुछ सही हो जाए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो 3 घंटे तक ऑपरेशन मेरा हुआ। उसके बाद मेरी जैसे ही आँख खुली मैं तुरंत मतलब पहले अपने पैर को देख रहा हूँ कि मतलब पैर है कि नहीं मेरा, क्योंकि इस समय क्या होता है कि अगर नस वगैरह कुछ ऐसा कट जाता है तो पैर निकालने पड़ जाते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें पता थी, डॉक्टर कुछ फ्रेंड्स वगैरह से मुझे पता चला था। मैं तुरंत आँख खुली, मैं तुरंत पहले अपना पैर देखा तो पैर तो था, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उस समय इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं बता मतलब ऐसा लग रहा था कि जस्ट मेरा कोई पैर मतलब काट के ऑपरेशन करके छोड़ दिया है, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था उस समय। और मैं 24 घंटे हो गए थे, मैं पानी वगैरह कुछ नहीं पिया था, ओट वगैरह पूरा सूख चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था उस समय। मैं सिस्टर से बोला, सिस्टर मुझे पेन किलर दो, पेन किलर, उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा पेन किलर नहीं दे सकते। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, 2-3 दिन तक ऐसे ही था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह मेरे होने लगे, फिजियोथेरेपी द्वारा वो आया तुरंत, तो उसने एक्सरसाइज कराया, पैर का मूवमेंट वगैरह देखा, मतलब सब कुछ सही थे। तो मैं काफ़ी खुश गया, ठीक है ऑपरेशन हो गया और कितना 4 केमो और लगने हैं, तो अब ये करा के उसके बाद घर चला जाएगा। ये थोड़ा मोटिवेशन था कि हाँ चलिए 4 केमो हो गया, ऑपरेशन भी हो गया और 4 केमो और बचे हैं। फिर 5वां हुआ, 6वां हुआ, 7वां हुआ, इसी तरह 8वां हुआ। अब मेरा ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था और मैं काफ़ी खुश हो गया था। अब खुश होने के बाद अब मैं घर गया वापस। विकास भाई, आपने ट्रीटमेंट की जो दर्द भरी कहानी है बहुत काफ़ी दिल दहलाने वाली है, लेकिन इस जो 8 महीने का जो यात्रा थी, इस यात्रा में आपने जो मिस किया है उसके बारे में, और वो जो चीज़ें जो आपने छोड़ दी, साथ वो 8 महीने रहे होते तो आप वो अच्छे से किए होते, और अब ये एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो वो जो 8 महीने या 9 महीने जो समय रहा है उसके बारे में थोड़ा शेयर करिएगा। हाँ, तो वो समय तो काफ़ी पेनफुल रहा है। पहली बात तो हमने जो मेरा अध्ययन का कार्य जो था, स्टडी जो मैं कर रहा था वो रुक गया था मेरा, मैं हॉस्पिटल आ गया था। तो मैं अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था उस समय। मैं 7वीं में था, अब मुझे ये था कि 8वीं तो वैसे ही चला जाएगा, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं दोस्तों को काफ़ी मिस करता था अपने गांव, और यहाँ हॉस्पिटल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। दोस्त वही थे जो मेरे जैसे कैंसर पेशेंट थे। मेरा याद है व्हील चेयर लगता था साइड में, एक और व्हील चेयर रहता था, मतलब पेशेंट के साथ ही रहता था। तो पेशेंट वहाँ पे बहुत सारे थे, बट मैं कुछ ही पेशेंट लोगों के साथ इंटरेक्टिव रखता था अपने आप को, बात करता था उनसे। तो और उस समय ये था कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। इवन जब मैं बाहर जाता था तो मेरे ना सर पे बाल थे, ना आईब्रो पे था, काफ़ी वीक हो गया, मतलब पूरा एक अजीब सा चेहरा लगता था। मैं बाहर जाता था तो लोग अजीब मतलब उस नज़र से देखते थे, मतलब ये कैंसर पेशेंट है, ये अजीब है। मुझे इसीलिए बाहर जाना पसंद ही नहीं आता था, मैं बाहर निकला ही नहीं। 8-9 महीने घूमने के पर्पज से तो मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि मुझे अजीब लगता था। लोग मुझे लगता था अजीब नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि ना सर पे बाल था, मतलब एकदम अजीब लगता था मैं उस समय। तो इसलिए मैं बाहर घूमना कभी प्रीफर नहीं करता था। और इवन मेरी बॉडी उसके लिए थी भी नहीं, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मैं देर तक खड़ा नहीं हो पाता था, कुछ नहीं हो पाता था, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, मतलब मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था उस समय। विकास जी, आपने बताया कि एक समय था जब आप पढ़ाई करते थे और अचानक से आपकी पटरी लाइन से दूसरी लाइन पे जाती है, और एक लंबे समय के बाद फिर वो एक नए ट्रैक पे आती है। आपने एक कैंसर की यात्रा को आपने कंप्लीट की, और उसके बाद आपने पढ़ाई जो छूट गई थी आपकी, जो बुरे वक्त के बाद एक उसी लाइन पे फिर जाना था, तो उसको आपने कैसे शुरू किया और फिर अभी क्या कर रहा है? हाँ, तो जब भी मुझे ये बीमारी हुआ था तो मैं 7वीं क्लास में था, और 7वीं क्लास का मतलब हाफ पीरियड ख़त्म हो गया था उस समय, तभी मुझे ये हुआ था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया तो एक 8-9 महीने वहाँ लग गया था। तो मेरी उस समय मैं 8वीं क्लास में जब मैं आया तो 8वीं क्लास चल रहा था, तो मेरी 7वीं तो चला गया, 8वीं भी मैं एक दिन क्लास गया 8वीं क्लास में। तो मैं इतना ज़्यादा वीक था कि मतलब मैं बाकी बच्चे जहाँ 6-7 घंटे बैठ पा रहे हैं क्लास में, मैं नहीं बैठ पा रहा था।
मुझे सर दर्द होने लग रहा था और मेरा पैर फोल्ड नहीं होता था देर तक, क्योंकि क्लास में क्या है कि पैर फोल्ड करके बैठना पड़ता है ऐसे चेयर पे, तो जो कि मैं कर नहीं पा रहा था। तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं तू अभी पढ़ने नहीं जाएगा, तू अभी खुद इतना बीमारी से, इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आया है, अभी तेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं 8वीं भी छोड़ दिया, 8वीं तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 7वीं 8वीं तो छूट गया। अब बात आई 9वीं की। 9वीं क्लास में जब मैं था तो मैं सोचा कि अब 9वीं क्लास में आ गया हूँ, हाई स्कूल में आ गया हूँ, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो यही सेम दिक्कत थी कि मैं स्कूल में जाता था तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था। तो उस समय क्या था कि थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गया था, जियो का सिम आ गया था, फ्री का नेट मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, फ़ोन भी मेरे पास था जो कि हॉस्पिटल में मिला था एनजीओ की तरफ से, तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। तो 9वीं क्लास मैंने खुद से यूट्यूब से ही देखना स्टार्ट किया और मेरे बड़े भाई थे वो भी मुझे पढ़ाते थे। तो 9वीं क्लास मैंने निकाल लिया। फिर बात 10वीं क्लास की आई जब मुझे बोर्ड की परीक्षा देना था। तो मुझे लगा अब इससे तो काम चलेगा नहीं क्योंकि बोर्ड भी आ गया। तो मैंने क्लास कंटिन्यू किया। उस समय तक मैं काफ़ी सही हो गया था। मैं भी मतलब फिर से खेलने लग रहा था, दोस्त यार फिर से पुरानी जैसी जर्नी हो गई थी मेरी। मतलब अब एहसास नहीं होता था कि मुझे कैंसर हुआ था जब मैं 10वीं क्लास में आ गया था। तो मैंने 10वीं कक्षा में मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा मेहनत किया और उसका रिजल्ट ये आया कि मैं 80% लाया 10वीं क्लास में। वेरी नाइस। विकास जी, इस पे मैं रोकना चाहूँगा आपको। ये बताइए जरा कि जब आप मुंबई से वापस आए और पढ़ाई वाले ट्रैक पे जा रहे थे, हाँ। तो जो नए पुराने दोस्त जो मिले, हाँ। वो फीलिंग शेयर करिए। और जब लोगों का क्या, ये लोगों के आसपास के लोगों का क्या कहना था? कहना मतलब वो लोग लाइक शौक में थे कि मतलब ये लाइक जिंदा कैसे है, क्योंकि गांव में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि कैंसर मतलब ज़िंदगी ख़त्म, मतलब कैंसर किसी को हुआ तो उसकी अब लाइफ आगे नहीं है, देयर इज नो लाइफ आफ्टर कैंसर। तो उन लोगों को ये लग रहा था मतलब ये वापस कैसे, मतलब शॉकिंग था ये कैसे हो गया। तो खैर दोस्त तो अलग हो ही गए थे, उन्होंने दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हमने अपना कर लिया। तो यही था कि मतलब फिर वही पुराने दोस्त जो गांव के थे वो भी मिल गए, साथ में खेलते थे और मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो गया था। दोस्तों को भी पता था कि इसे थोड़ा दिक्कत है, जो मेरे दोस्त थे वो जानते थे कि इसे थोड़ा पैर में दिक्कत है। तो वो मस्ती में कभी कभी तो मेरे को धक्का नहीं देते थे या ढकेलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था इसे थोड़ा दिक्कत है। तो दोस्त मतलब फिर से घुल मिल गए थे हम लोग, काफ़ी अच्छा। मतलब फिर से मतलब लग ही नहीं रहा था कि हाँ मुझे कभी कैंसर हुआ था। मतलब मेरी लाइफ इतनी अच्छी चलने लगी थी। ट्रीटमेंट के दौरान वो पुराने दोस्त जो जिनको आप बहुत याद करते थे या कभी उनका फ़ोन आता था तो आप उनसे बात करते थे तो थोड़ा भावुक होते थे, वो कुछ ऐसे दोस्त आपके, तो मेरी टीम देखी है, वो काफ़ी बड़ी टीम है, तो उसमें से कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट दोस्त है, दोस्त तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ। उसमें से जो बहुत खास जो है, जो आपको बहुत याद करते थे उस समय? हाँ, दोस्त तो हाँ थे। मतलब उस समय क्या था कि मैं इनसे बात करके काफ़ी खुश हो जाता था। मम्मी पापा तो थे ही वहाँ पे, बट दोस्तों को मैं बहुत मिस करता था। मैं जब भी बोर होता था, हॉस्पिटल में रहता था या कहीं भी रहता था, मैं दोस्तों को कॉल करता था। जैसे मेरा एक सनी दोस्त था, केसर दोस्त था, ये सबको मैं कॉल करता था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था इन लोगों से बात करके। वर्तमान समय में विकास जी हम लोग आ चुके हैं आज की इस वर्तमान समय में। अब आप क्या कर रहे हैं अपनी इस कैंसर की जर्नी, और पहले की जो जीवन थे और आज इस समय आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या आगे का गोल है, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। मैं 10वीं पास कर लिया था, तब मैं सोच लिया कि अब मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि ये लाइफ जो कैंसर की जर्नी थी उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा दिया था। तो मैं सोचा कि नहीं, अब इंजीनियरिंग करना है और अच्छे से पढ़ना है, मुझे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है जो कि इंजीनियरिंग करने एंट्रेंस का होता है वो, तो मैं उसकी तैयारी करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई गया तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई 1-2 महीने किया था। तब मेरा फॉलोअप का टाइम आ गया, डॉक्टर से हम फिर मिले तो डॉक्टर ने फिर बताया कि उन्होंने देखा रिपोर्ट में कुछ दिक्कत था। रिपोर्ट में दिक्कत ये था कि जो मेरे पैर में इम्प्लांट लगा है, जो रॉड लगा है आर्टिफिशियल, वो इंडियन रॉड था, इंडियन इम्प्लांट था। तो क्या होता है कि ये यूज करते करते कुछ इसके पार्ट्स घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, इसे फिर से सेकेंड सर्जरी देनी पड़ेगी। तो मतलब फिर से ये शॉकिंग था, मतलब कि अभी तो ट्रीटमेंट कंप्लीट कराए थे, अब फिर ये हर बार सर्जरी कराना पड़ेगा। मम्मी पूरा टेंस्ड हो गई कि मतलब फिर से केमो लगेगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, बस हमारी एक सर्जरी होने को आई थी।
तो वो सर्जरी फिर से हमारी हुई, जिसमें इम्प्लांट फिर से लगा। तो लगभग मेरे को 15-20 दिन हॉस्पिटल में फिर से लग गया था। तो रिकवर होने में 20-25 दिन लग गए थे। तो मतलब मैं नॉर्मल हो गया था, बट मम्मी ने बोला कि नहीं मुंबई तू वहाँ नहीं रहेगा, अभी वहाँ कोई नहीं है, तेरा देखभाल कौन करेगा, तेरी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई का क्या करेगा, तू पढ़ाई मत कर, तू हमारे पास रहे, आ जा, साथ रहे। तो हम इसलिए फिर वापस घर आ गए। तब तक कोविड भी आ गया, कोचिंग सारी बंद हो गई। फिर हमने ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ने 2 साल तक पढ़ा, यूट्यूब से सोर्सेज तो हमारे पास थे ही। तो उसके बाद मैंने कड़ी मेहनत से, लगन से, डेडिकेटेड होकर किया था। तो उसका रिजल्ट ये आया कि मैं एक बहुत बड़े कॉलेज में, जो कि NIT इलाहाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। गुड, काफ़ी खूबसूरत बात है। और ऐसे कॉलेजों में एडमिशन कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, और हमारे जैसे सर्वाइवर्स को अगर जगह मिलता है तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है। इसके लिए अभी हैंड्स होने चाहिए। तो अभी मैं वर्तमान समय में NIT इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ, जो कि इस समय उसका ब्राइट फ्यूचर है। तो उस ब्रांच के साथ मैं कर रहा हूँ, और मैं सेकेंड ईयर में हूँ उस समय, और ये 4 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, और उसके बाद हमारे विकास भाई बिजी हो जाएंगे। और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणादायक बनने के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और विकास भाई जो है खुद में खास हैं। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बॉडी बिल्डिंग जो आपका शौक है, ये कहाँ से आपके अंदर आ गया, और इस पे आप खुद से? तो हाँ, रिसेंटली मतलब मैंने 1 महीने पहले मुंबई में एक कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, जहाँ पे मैं सेकेंड प्लेस मेरे को मिली थी। तो ये काफ़ी खुशी का समय था। और ये जर्नी स्टार्ट हुआ जब मैं 11th-12th में था, JEE का परीक्षा दे दिया था। मुझे पता लग गया था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा उतने नंबर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जिम ज्वाइन करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को फोर्स किया, तू जिम क्यों नहीं ज्वाइन करता है, जिम ज्वाइन करेगा तो थोड़ा तू हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ जिम। उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो, बट अपने लोअर बॉडी पे तुम वेट मत डालना, अपर बॉडी कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और 1 महीने में मेरे को रिजल्ट आने लगे थे, मेरे बाइसेप, चेस्ट वगैरह शेप में आने लगे थे। तो मैं सोचा कि फिर इस फील्ड में कुछ अलग करते हैं। लाइक कि मैंने देखा नहीं था कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं वो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो इससे मैं काफ़ी जो पेशेंट हैं या सर्वाइवर हैं या जो अपने न्यू जनरेशन जो यूथ है उसको मैं फिटनेस के लिए अवेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी मैंने स्टार्ट कर दिया, और 6-7 महीने में मैंने काफ़ी अच्छी बॉडी डेवलप कर लिया था, ट्रांसफॉर्म कर लिया था अपने आप को। तो उसका रिजल्ट फिर अभी यही आया कि मैं मुंबई में हाल ही में, मैं लास्ट टाइम कुछ समय पहले मिला था तो विकास बोले कि मुझे इस फील्ड में अच्छे पोस्ट पे जाना है, और ये खास करके हमारे यूपी और बिहार और यूथ इंडिया के लिए काफी बेहतर होगा। और ये अवेयरनेस का एक बड़ा जरिया बनेगा कि कैंसर सर्वाइवर्स जो है, कैंसर फाइटर्स जो है, वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है, बस एक मौका मिलने की जरूरत है। हाँ विकास जी, आपने बताया अभी अपनी पिछली लाइफ के बारे में, जब आप ठीक होकर गांव आए, और गांव के लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, ना के बराबर है, और लोग बिल्कुल इसके बारे में सोचते भी नहीं कि हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी लड़ता नहीं तब तक गाड़ी धीरे नहीं चलाता है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। तो इसके बारे में विकास जी आप कुछ बताइए कि गाँव में, अपने गाँव में लोगों को, अपने यूपी इंडिया में, यूपी और बिहार के साइड के लोगों को कैसे जागरूक करें? हाँ, देखिए जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि अगर हमारे गांव में अगर जागरूकता या कैंसर को लेके अवेयरनेस रहा होता तो मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ा होता, क्योंकि मुझे अर्ली स्टेज में ही मालूम चल गया होता। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जागरूकता बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम भी आ रहा है तो वो लाइट लेता है, मतलब सोचता है कि ऐसी कुछ बीमारी होगी, मतलब वो बड़े हॉस्पिटल जाता ही नहीं है। तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि कैंसर को लेकर काफ़ी लोग डर जाते हैं, मतलब कैंसर का नाम सुन के मतलब उनको ये लगता है कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म। और अब उनको कौन बताया कि कैंसर का इलाज है। इवन हम और इस चैनल पे जितने भी सर्वाइवर लोगों का अभी इंटरव्यू होगा वो खुद एक जिंदा एग्जाम्पल हैं। हजारों लाखों ऐसे सर्वाइवर हैं जो कि एक जिंदा एग्जाम्पल हैं कि हाँ कैंसर का इलाज है। बट यहाँ पे गांव में कोई नहीं जानता है, और जानेंगे भी कब, जब हम लोग जैसे अपनी बीमारी को, जो मैं काफ़ी सर्वाइवर को देखा हूँ जो जिन्हें कैंसर हुआ रहता है वो छुपा के रखते हैं। अरे किसी को मालूम न चल जाए, फिर शादी नहीं होगी, फिर क्या सोचेंगे, ऐसा। बट ऐसा कुछ, अपने वैरियर, तुम एक सर्वाइवर हो यार, वो पहचानो।
कि मतलब तुम दुनिया से अलग हो, तुम एक जानलेवा बीमारी को मात दी हो, तुम इसे छुपा क्यों रहे हो। मेरा ये मैसेज उन सर्वाइवर को भी है जो ये छुपाते हैं कि मतलब कोई जान ना जाए। अरे तुम ही लोग मोटिवेट कर सकते हो, तुम ही लोग अवेयरनेस ला सकते हो। जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम जो भी वीडियो देखेगा वो जरूर अवेयर होगा कि हाँ देखिए इस लड़के ने काफी सर्वाइव किया है, बट इसने कैंसर को हरा दिया, इसका इलाज है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अवेयरनेस वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गांव के लोगों के लिए। गांव में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, और ये वीडियो जिस पे जा रहा है वो मतलब एक ये आप कट ऐसे और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राहुल सर जी का, जो जिसकी माध्यम से ये मेरी वीडियो पब्लिश होगी, ताकि लोग समझ पाएँ, जान पाएँ। और वो लाइक वो क्या उनका काम मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस समय बहुत कम ही लोग एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मैं इसलिए ये शब्द उपयोग करूँ क्योंकि लोग अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि आजमगढ़ कैंसर सेवा ट्रस्ट चलाया है। और वो क्या करते हैं स्पेशली कि जो कि गांव में बिल्कुल नहीं है अवेयरनेस, उनका काम रहता है कि लोगों को अवेयर करना कैंसर को लेकर, क्योंकि कैंसर का निदान तभी होता है, इसका एक ही फंडा है, जितना जल्दी पता चलेगा उतना बेहतर इलाज होगा। तो इनका काम यही रहता है गांव में घूम घूम के वीडियो के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से लोगों को अवेयर करें। अगर कोई डायग्नोसिस उसको पता भी चलता है तो ये खुद मतलब अपने अभी तक तो उन्होंने अपने पैसे से कितने पेशेंट को वो हॉस्पिटल भेजा है। अगर उन्हें कोई अच्छा सेंटर में जाना है तो उन्होंने भेजा है वहाँ पे। तो मतलब मैं काफ़ी उनका मतलब आदर करता हूँ, काफ़ी मेरे आइडियल हैं कि मतलब निस्वार्थ भाव से उन्होंने कैसे लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं। मैं काफ़ी उनकी और हम चाहते हैं कि इस आजमगढ़ कैंसर सेवा ट्रस्ट के साथ आप सभी लोग जुड़ें, ये संगठन हम लोगों का बड़ा हो, ताकि हम लोग मतलब ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है कि अगर जितना कम संगठन रहेगा उतने कम जगह लोग अवेयरनेस कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं इस संगठन से जुड़ें, और आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं लाइक किसी भी काइंड का, तो आप ज़रूर करें, ताकि हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग अच्छे सेंटर पर भेज सकें। तो प्लीज़ आप जुड़िए हमारे संगठन से। थैंक यू सो मच। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। विकास भाई के गांव में आए हैं और ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो आज यहाँ पढ़ने आते हैं। आप भी आ सकते हैं जो खड़े हैं, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस बच्चे से हम जानते हैं, आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत नाम है। पापा का नाम क्या है आपका? My name is Aman Chauhan. पापा का नाम क्या है? My father name is Rudat Chauhan. आपका? मिस्टर लगाते हैं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? नजदीक क्या नाम है? हाँ, क्या नाम? आराध्या। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है दत्तीत। आपका नाम? पापा का नाम क्या है? उमा शंकर नाम है। अरे वाह। आपका नाम बता दीजिए। पापा का नाम? दोनों लोग तो भाई बहन लग रहे, गोलू मोलू लग रहे। तो तेरे भाई बहन। अच्छा, ये गुड़िया है। गुड़िया का नाम क्या है? My name is Riddhi Yadav. अरे रिद्धि यादव। आप पापा का नाम क्या है? My father's name is Mr. Sailesh Yadav. वाह, गुड। आपका नाम? My name is Sandhya Prajapati. पापा का नाम क्या है? My name is Mr. Rajkumar. पापा का नाम मिस्टर राजकुमार प्रजापति। ओके, बहुत अच्छी। आपका नाम? My name is Sikhi. आपका नाम? पापा का नाम? My father's name is Mr. Sailesh Yadav. आपका नाम बेटा? My name is Jaran Chauhan. पापा का नाम? My father's name is Mr. Siddharth Chauhan. गुड। आपका नाम? My name is Rohit Chauhan. पापा का नाम क्या है? My father's name is Mr. Masakut Chauhan. वेरी नाइस। आपका नाम क्या बेटा? My name is Shweta Chauhan. पापा का नाम क्या है? My father's name is Mr. Dharmendra Chauhan. वेरी नाइस। तो अभी हम लोगों ने बच्चों से बात किया और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विकास जी से बात करना। उससे पहले हम जो इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं गुरुजी, और इनसे थोड़ा सा इंट्रो लेंगे इनका। आप क्या नाम है सर आपका? My name is Ajan Chauhan और my father name is Mr. Rudal Chauhan. और सर बच्चों को आप ऐसे निस्वार्थ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। निस्वार्थ। और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर जो आते हैं। और ये एक ऐसा प्रांगण है, हर यूपी में लगभग हर जगह आपको ये दिखने को मिल जाएगा। जो ऐसे लोग हैं विकास जी के साथ रहने वाले, वो हमेशा सपोर्टिव है
और काम ऐसे करते रहते हैं। विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनको सहयोग दिया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे विकास जी के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जब मैं चौथी में पढ़ता था तब ये इसी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, साथ ये 7वीं कक्षा में थे। तभी ये इनको शायद ये अपने फुआ के गए थे सूरजपुर, तभी शायद इनको साइकिल के गिरने की वजह से शायद इनको चोट लगी थी पैर में जी। तभी से मतलब फिर बाद में पता चला कैंसर हुआ है, तो उसके बाद इनका ट्रीटमेंट होगा। ठीक। अच्छा, ये कैंसर के बारे में आप जानते कुछ है इसके बारे में? क्या लगता है कि ये ठीक होता है, नहीं ठीक होता है? गांव के लोग क्या सोचते हैं? अभी तक गांव के लोग ये सोचते हैं कि मतलब कैंसर आ गया तो कैंसर का नाम सुन के वो लोग अधमरे हो जाते हैं, अधमरे से हो जाते हैं। पता चला कि कैंसर हुआ है तो अधमरे तो हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लाइफ खत्म हो गई यहीं से हम लोग की। विकास जी, कैंसर का इलाज है ही नहीं इस दुनिया में। विकास जी के इनको देख के तो लोगों को तो अब तो यकीन हो गया होगा ना जब ये वहाँ लखनऊ से वापस आए ट्रीटमेंट कराकर, तो लोग इन्हें देखकर शॉक्ड हो गए कि ये जिंदा बचा कैसे अभी तक। ये लोग सोचे कैंसर का इलाज है नहीं तो ये जिंदा बचा कैसे। कैंसर यानी मौत, यानी यही लोग सोचते हैं, लेकिन गांव में लोग यही सोचते हैं। ये बता दें कि कैंसर का इलाज है, कैंसर ठीक होता है और हर कोई इस बात से अवगत होना चाहिए कि कैंसर का इलाज है। तो हम पूरी वीडियो इस के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दोस्त अगर हो तो हंसना मुस्कुराना और जीवन ऐसे ही कट जाएगा। विकास जी, हमारा संगठन आपके सदैव साथ रहेगा और जब कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी भी प्रकार की, आर्थिक से लेकर चाहे जैसी भी हो, हम कैंसर सर्वाइवर्स के इस ग्रुप में आपका मोस्ट वेलकम है और हर तरीके से हम सहयोग करेंगे। इसीलिए कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके।